तो एकनाथ शिंदे के बेटे को आप सुन रहे थे, श्रीकांत शिंदे को, लेकिन ना केवल श्रीकांत शिंदे बल्कि एकनाथ गुट के तमाम नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। नरेश महास्के की अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही उनके चेहरे पर और ये हम चुनाव लड़े हैं और उन्हीं को सीएम होना चाहिए। क्या कुछ इसके अलावा उन्होंने और कहा, हम आपको सुनवाते हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अब अगला सवाल ये है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देखो, मुख्यमंत्री का निर्णय तो महायुति लेंगी, लेकिन मेरे नेता एकनाथ शिंदे साहब, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इसी पर हम विस्तार से बातचीत लगातार कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन। चारू प्रज्ञा जी, सुन लिया आपने नरेश महास्के क्या कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे क्या कह रहे हैं? क्या आप मुस्कुरा रही हैं? मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप ही कह दीजिए, क्या ऐसा होगा? नमस्ते हिमानी जी। नमस्ते। देखिए, हमने इतिहास रचा है महाराष्ट्र में इस बार, और जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की अकेले आई हैं उतनी सीटें मिलाकर महाविकास अघाड़ी की भी नहीं आई हैं। और ये एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल है, आशीर्वाद है मोदी जी की नीतियों के लिए, उनके विजन के लिए, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में काम हुआ है, मेहनत हुई है। तो सबके अरमान चीफ मिनिस्टर बनने के बिल्कुल हो सकते हैं, और शिंदे साहब हमारे चीफ मिनिस्टर अब तक भी हैं, लेकिन आगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसका निर्णय अब लिया जाएगा। क्योंकि इस अरमान ने 2019 में खेला कर दिया था और एक नेता चुना जाएगा। इसी अरमान ने खेला कर दिया था, तो अब वो खेला ना हो किस तरह से? हाँ, लेकिन हिमानी जी, आप एक चीज और देखिए, 2019 में धोखा हुआ था जनता के साथ, है ना? आप अगर उस समय को याद करें, धोखा हुआ था, और उस धोखे का बदला मैं ये कहूँगी कि जनता ने इस बार लिया है। जो अपनी खुद की आइडियोलॉजी से, अपने खुद के कोर पर्पस से अलग हट गई पॉलिटिकल पार्टी, आज वो 6ठे नंबर पर आई है महाराष्ट्र में। तो अब ऐसा महाराष्ट्र में फिर से होने वाला नहीं है, और मैं फिर से यही कहूँगी कि मुख्यमंत्री बनने के सबके सपने हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ जो निर्णय पूरा विधायक दल लेगा वही निर्णय फाइनल होगा। हमारे किसी भी अलायंस पार्टनर के साथ इस तरीके के तमाशे होते नहीं हैं जैसे कांग्रेस और चारू प्रज्ञा, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं, उसके बाद शायद आपकी जो लाइन है पॉलिटिकली वो थोड़ा और बेहतर हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से बात की है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, फडणवीस को अमित शाह ने बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, और पीयूष गोयल पहुंचे हैं फडणवीस से मिलने के लिए। चारू प्रज्ञा, लग नहीं रहा है कि इस बार फडणवीस वो बलिदान देंगे, अनुराग जी। बिल्कुल, और नहीं, हम भी फडणवीस जी को बधाइयाँ देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लीडरशिप में ही भारतीय जनता पार्टी का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, इस समय जितनी सीट बीजेपी की आई है ये पहले कभी नहीं आई पूरे प्रदेश में। तो फडणवीस जी की लीडरशिप ज़रूर हमको ये दिखा रही है कि एक सक्सेसफुल कैंपेन कैसा दिखता है, और जाहिर सी बात है कि सारी सेंट्रल लीडरशिप भी उनको बधाइयाँ देने वाली है। 25 नवंबर को जो इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है उसके मुताबिक विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी परसों, सिर्फ कल का दिन बीच में है। 26 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से, हालांकि 26 नवंबर ही सरकार के गठन की तारीख है, इसके मद्देनजर ही इस तरीके का जो फैसला है वो लिया जाएगा राजभवन के स्तर पर। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लेकिन चारू प्रज्ञा, देवेंद्र फडणवीस को इस जीत का श्रेय जा रहा है, लेकिन कुछ तो बड़े फैक्टर होंगे जो आपके आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे आपको लाने पड़े, ये आपके एक जीत की बड़ी वजह बनी, जो नहीं होने चाहिए थे नारे। कुछ आपके आलोचक कह रहे हैं कि अजीत पवार जो लगातार बीजेपी के फैसलों पर सवाल खड़े करते रहे, उनको भी आपको झेलना पड़ा, सिर्फ इसीलिए कि कहीं गठबंधन टूट ना जाए और दिक्कत ना हो जाए। क्या कुछ फैक्टर्स आपको नजर आते हैं, चारू प्रज्ञा? जी, फैक्टर केवल एक है सबसे बड़ा, वो है अच्छे काम और अच्छी नीयत। और अच्छे काम को घर घर तक पहुंचाने का जो हार्ड वर्क हम पूरे समय करते आते हैं, सिर्फ चुनाव के पहले नहीं, हर समय हम जो करते हैं, और यही वजह है जीत की। देखिए, इस समय कोई जीत की वजह डाइसेक्ट करेगा तो मैं उनको याद दिला दूं कि एकता का नारा तो अच्छी बात है। आपने कभी सुना है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप या देश की लीडरशिप ये कहे कि नहीं आप बट कर रहिए, आप अलग अलग रहिए? ये तो हो ही नहीं सकता। आप ये
सोचिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर एकता के नारे को भी नकार रही है तो उनकी सोच कितनी छोटी होगी। दूसरी बात यह है कि जितने फेक नैरेटिव जैसे हरियाणा के समय पर बस्ट हुए थे, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हरियाणा के समय पर हमने सुना था किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, दलित नाराज हैं। इस बार भी महाराष्ट्र में कुछ इसी तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश करी गई, लेकिन जनता बहुत समझदार है। लेकिन चारू जी, संजय राउत तो ये कह रहे हैं, संजय राउत तो ये आप कह रही हैं कि पहली बार इतना बड़ा मैंडेट मिला। चारू जी, आप कह रही हैं पहली बार ऐसा है कि इतने बड़े नंबर्स, इतना बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि ये जनता का मैंडेट नहीं है। आप कह रही हैं कि जनता का, ये वो कह रहे हैं कि ये जनता का मैंडेट है ही नहीं। जी, संजय राउत जी के बारे में मैं क्या ही बोलूं, मतलब ये पूरे अलायंस को अकेले गिराने के लिए एक नेता काफी हैं। पर मैं पूछना चाहूंगी राउत साहब, झारखंड में क्या हो गया? वहां पर आपने कोई सवाल नहीं खड़े करे, झारखंड के बारे में भी बता दीजिए। या फिर जब पिछली बार आपका दल भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर सत्ता में आने की पोजीशन में आया था, तब तो आपने कोई सवाल नहीं खड़े किए। तो देखिए, ये अब कोई सुनना नहीं चाहता इस तरीके की चारू बातें प्रज्ञा हमारे कोई साथ करना नहीं नीरज चाहता, मिश्रा हैं, सच्चाई कांग्रेस की- पार्टी के प्रवक्ता, और वो आपको मनी मन में शायद हो सकता है शुक्रिया कह रहे हो कि आपने संजय राउत के ऊपर सारा जो ठीकरा है वो मर दिया है, राहुल गांधी का आपने नाम नहीं लिया। नीरज मिश्रा, आप किस तरीके से देखेंगे इन आंकड़ों को? आपके हिसाब से कहां कमी रह गई? अनुराग भाई, एक अंग्रेजी की कहावत है कि इलेक्शंस आर अ ग्रेट लेवलर। ये जो चुनाव है ये राजनेताओं को और जनता को विनम्रता और धैर्य सिखाता है। तो अभी हम धैर्य के साथ अंतिम परिणाम का वेट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी अतिशोक्ति में हम ना तो झारखंड की बधाई ले लें और जो अभी महाराष्ट्र में हार दिख रही है उसके बारे में कुछ कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सीधी सीधी बात तो हमें ये समझ आती है कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया उसमें तो एक वो जो सामाजिक कहावत है ना कि डकैत जब आता है तो पहले रेकी करता है। उसको लगता है कि इस घर का दरवाज़ा जो है वो ज़्यादा मजबूत है, तो वो उस घर में डकैती ना करके दूसरे ऐसे दरवाजे पर जाता है जो शायद थोड़ा कमज़ोर दिखे। तो शायद महाराष्ट्र में वैसी ही डकैती हुई जो झारखंड में नहीं हो पाई। लेकिन इन सब के ऊपर हम जो विश्लेषण है वो जब फाइनल नंबर्स आ जाएंगे तब जरूर इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में झारखंड की जो जनता है, नीरज जी, इसने डेवलपमेंट मीठा के काम मीठा को- गप गप, तीता तीता थू थू, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि महाराष्ट्र में क्योंकि आपके पक्ष में नहीं है तो आप डकैती उसको बता दें, और झारखंड में चूंकि आपके पक्ष में है तो वहां चीजें इतर हो जाती है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप क्या ओवर कॉन्फिडेंट थे? चाहे वो लोकसभा के परफॉर्मेंस के तौर पर हम देख लें नहीं, यहाँ पर। हिमानी जी, मैंने तो कहा, हिमानी जी मैंने तो ये कहा कि डकैती की कोशिश हो सकता है झारखंड में भी हुई हो, लेकिन वहां क्योंकि जो ताला था वो मजबूत था, वो ताला नहीं टूट पाया। भाई तभी तो ईडी सीबीआई गवर्नर के माध्यम से वहाँ क्या क्या किया गया। आपके पास तो महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा मौका था। ठीक है, नीरज जी, एक मिनट, एकनाथ शिंदे कुछ कहना। मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या